वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11 मार्च 2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख की शिफ्ट 1 से लेकर के आपके यहाँ पर 11/3/2019 की शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11/3/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 31, 25, 17, 23, 45 और 59 का माध्यक यानी कि मीडियन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मीडियन यानी कि माध्यक निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले जो भी आपका नंबर दिया गया उसे क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। तो सबसे पहले छोटी अंक हमें देखना है, क्योंकि बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 17। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है, उससे बड़ी संख्या 23 है। उससे फिर बड़ी संख्या आपकी 25 है यहाँ पर। फिर उससे आपकी बड़ी संख्या 31 है। उसके बाद आपका 45 आता है। उसके बाद आपका 59 आता है। तो ये सभी जो है 6 संख्याओं को हम लोगों ने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया। फिर जो हमें क्या करना होता है, बीच का अंक, जो भी आपका नंबर दिया गया है उसमें से बीच का अंक ढूंढना होता है। तो बीच का अंक कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 25 और 31 क्या बन रहा है, बीच का अंक है। इधर भी आपका रिमेनिंग क्या बच जाता है, 2 अंक। इधर भी आपका क्या बच गया, रिमेनिंग 2 अंक। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, बीच का अंक हो गया। लेकिन यहां पर क्या करना हो, इन दोनों के बीच का नंबर निकालना होगा। तो बीच का नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का पहले योग कर देंगे। तो 25 और 31 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 5 1 6, 3 और 2 5 हो जाएगा। यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, तो 56। इसका बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दो कितनी संख्या है, टोटल 2 संख्या। तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी कि इन सभी 6 संख्याओं का माध्यक यानी कि मीडियन आपका कितना होगा, तो 28 होगा, यानी कि 28 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 2397 में जोड़ने पर योग जो है 3, 4, 5 और 6 से यथार्थ विभाज्य हो तो निम्न में से कौन सी संख्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आप लोग इसे बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं या फिर इसे आप बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बाई ऑप्शन से बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी संख्या यहाँ पर जोड़ने के लिए बोली जा रही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ कर देख लेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि कौन सी संख्या से जो है कौन सी संख्या जोड़ने पर यहाँ पर इन चारों संख्या से विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि 5 से कटने का नियम। 5 से कटने का नियम आपको पता होना चाहिए कि 5 से कटने का नियम होता है या तो जो भी संख्या हो उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। ये आपका 5 से कटने का नियम होता है, या तो इकाई अंक आपका 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर है, जो भी यहाँ पर संख्याएं जोड़ने के लिए ऑप्शन वाइज बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जोड़ के देखेंगे और चेक करेंगे कि किसका जो है यूनिट डिजिट 0 या 5 आता है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, अगर यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या इकाई अंक आपका 7 5 12 यानी कि इकाई अंक यूनिट डिजिट आपका 2 हो जाएगा। तो 2 क्या 0 या 5 नहीं है, यानी कि ये आपका तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऑप्शन। 3 चेक करेंगे तो 7 और 3 10 होता है, इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये 5 से डिवाइड होगा। फिर आगे चेक करेंगे तो कितना होता है, 7 6 13, इकाई अंक हमें देखना है सिर्फ। तो कितना होता है, 7 6 13, 13 का इकाई अंक क्या है, 3 है। क्या यहाँ पर 0 या 5 आ रहा है इकाई अंक, तो 0 या 5 इकाई अंक नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो सकता। फिर 4 चेक करेंगे तो कितना होता है, 7 4 11, यानी कि इकाई अंक 1 आ रहा है 4 जोड़ने पर। इकाई अंक ना तो 0 है ना ही 5 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन जो कि 5 से कटने का नियम फुलफिल करता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है।
तो ये तो आपका हो गया आपका ऑप्शन से बनाने का तरीका। बेसिक तरीका होता है इसका बनाने का, बेसिक तरीका हो जाता है आपका जो भी नंबर दिया गया है, जैसे कि कौन कौन नंबर दिए गए यहाँ पर 3, 4, 5 और 6 दिया गया। इनका क्या करेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे। तो इनका आपका एलसीएम कितना हो जाएगा इन सभी संख्याओं का, तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम आपका 60 होता है, यानी कि 60 होता है। तो यहाँ पर क्या किए, अभी एलसीएम ले लिए तो इसका फिर क्या करेंगे 60 के, यहाँ पर क्या लिख देंगे 60 के, यानी कि के का वैल्यू यहाँ पर हमें क्या करना होगा खुद से पुट करना होगा, और के का वैल्यू ऐसा पुट करना होगा जो कि इस संख्या के निकट हो, जो कि 2397 के निकट हो। सबसे निकटतम संख्या हमें के का वैल्यू वह पुट करना है जो 2397 के सबसे निकटतम हो। तो यहाँ पर अगर के का मान 40 रखेंगे तो आपका कितना हो जाता है टोटल, यहाँ पर संख्या कितनी आ जाती है 6 चौक 2400 आ जाता है। कितना आ जाता है 6 चौक 2400 आ जाता है, यानी कि ये 2400 है जो कि 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। तो यहाँ पर 2400 तो ये चारों संख्या से कटेगी, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या से जो कटेगी संख्या जो इसके निकटतम है वह इससे कितना बड़ा है, यानी कि इस संख्या में कितना जोड़ दिया जाए कि 2400 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 2400 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बेसिक से बनाने का तरीका। तो बाई ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया और बेसिक भी आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि चावल के मूल्य में 20% की छूट मिलने से यक्ष जो है 100 रुपये में 5 किलोग्राम चावल और खरीद सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है, यानी कि जब चावल में 20% का छूट यानी कि डिस्काउंट दे दिया गया तब प्रति किलो चावल का मूल्य क्या रह गया, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया कि 20% की छूट दी गई, तो 20% की छूट दी गई और जो मूल्य चावल का मूल्य क्या किस समय का पूछा जा रहा है घटाने के बाद, यानी कि छूट देने के बाद चावल का मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे परसेंट हटाएंगे, यहाँ पर कितना था 20% था, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और यहाँ पर कितने केजी है 100 रुपये में बोला 5 केजी और खरीद सकते, यानी कि रुपये को हमेशा क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे और नीचे जो भी आपका वजन में वृद्धि होगा यानी कि जितना अधिक खरीद सकेंगे वो आपका क्या आएगा नीचे आएगा। इन दोनों को गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा चावल का वर्तमान मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसे हल कर देंगे तो 100 से 100 चला गया, 5 से 20 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा, यानी कि चावल का घटा हुआ प्रति किलो कितना मूल्य है तो 4 रुपये प्रति किलो मूल्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना ये आपका जो है एक फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन होता है जो कि आप इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। तो करना क्या होता है अगर किसी में जो है अभी वर्तमान मूल्य पूछा जा रहा है तो जो परसेंट दिया गया है 20%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, टोटल जो है जितना रुपये में जितना अधिक केजी जो है खरीद सकता है उसे क्या करेंगे रुपया ऊपर नीचे केजी लिखेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया ब्रैकेट का, यहाँ पर हल करेंगे तो 3 और 3 आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 + 3 आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बाकी क्या करेंगे सारा हल करके नीचे लिखेंगे तो 24 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6, 24 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6, इंटू का साइन है तो इंटू दे देंगे। ये आपका क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट का जोड़ कर आपका कितना आया तो 6 आया, तो 6 भागा आपका कितना है 2 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 6 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 6 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब फिर क्या करना है 6 को अब 3 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, यानी कि 6 × 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18 यानी कि 18 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो इसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि 9 को 3 से भाग देंगे, सबसे पहले
स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे। तो यहाँ पर 9 को 3 से भाग देना तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 64 को भी 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी अब जो है क्या करते, सारा नीचे पहले लिख लेते। तो यहाँ पर जो है भाग दिए तो कितना आया 32, इंटू है ब्रैकेट का अंदर का हल करने पर कितना आया 3 आया, तो 3 लिख देंगे। इंटू क्या है 3 है, और इसको क्या करना है 3 भागा 9 है, यानी कि 3 को किससे डिवाइड करना है 9 से डिवाइड करना है। तो इसे जो है किस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू 3/9 लिख सकते हैं, यानी कि 3 को किससे भाग देना 9 से भाग देना, यानी कि इसे 3/9 लिख सकते हैं। फिर आगे क्या साइन है, माइनस का साइन है, फिर क्या है 32 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 3 इंटू 3, 3 तिया आपका 9 चला जाएगा। यहाँ पर 32 इंटू 1 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 32 माइनस 32, यानी कि 32 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 बचेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर एक कार को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला गया कि उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, यानी कि ए और बी ने मिलकर 30 दिनों तक एक साथ काम किया। फिर बोला गया कि फिर बाद में बी ने क्या किया, काम को छोड़ दिया। तो आपसे बोला जा रहा है कि शेष काम ए ने अगले 22 दिन में पूरा किया, तो ए अकेले उस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेले कुल कार को कितने समय में करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करती है, 40 दिन में करती है। तो ए और बी मिलकर अगर कुल काम को 40 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो एक दिन का काम 1/40 होगा। अगर ए और बी मिलकर कुल काम 40 दिन में करते तो एक दिन का काम 1/40 होगा। तो ये एक दिन का काम कितना हो गया 1/40। टोटल जो है दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम किया, तो 30 दिनों तक काम किया। तो एक दिन का काम अगर 1/40 तो 30 दिन का काम निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटू 30 कर देंगे। यहाँ पर हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 0 चला गया, यानी कि 3/4 आ गया। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि ए और बी ने मिलकर 30 दिनों में कुल कार का 3/4 काम कर लिया। तो बचा हुआ काम कितना है, टोटल काम 4 था, उसमें से किया गया कितना काम, 3 काम किया गया, यानी कि टोटल काम 4 था, उनमें से 3 काम कर लिया तो बचा कितना काम, 1 काम बच गया, यानी कि 1/4 काम अभी भी बचा हुआ है, जो कि ए ने जो है ए टोटल जो है कितना काम बचा हुआ है, 1/4 काम बचा हुआ, और उस काम को ए ने कितने दिनों में किया, तो 22 दिनों में किया। कितने दिनों में किया, 1/4 काम ए ने जो है कितने दिनों में किया, तो 22 दिनों में किया। तो टोटल काम हमेशा जो होता है क्या होता है, एक काम। कोई भी काम जो होता है हमेशा क्या होता है, एक काम होता है। तो ए जो है उस एक काम को कितने दिनों में करेगा, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 चौक 88 दिन हो जाएगा। यानी कि ए ने उस काम को, उस एक काम को कितने दिनों में किया, तो 88 दिनों में किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को 4000 रुपये में बेचा गया था। अगर 10% की छूट दी गई होती तो लाभ जो है 20% होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या था। यानी कि यहाँ पर जो है एक तरीके से बोल दिया गया कि 4000 रुपये में बेचा गया, और 4000 ही आपका क्या था, मार्क्ड प्राइस था, उसी हिसाब से 4000 में ही बेच दिया। लेकिन अगर बोला है कि 4000 रुपये पे 10% का छूट देगा, यानी कि किसी भी वस्तु का दाम, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो उसे बोला गया कि 20% के लाभ पर, पहले जो है 100% का सामान किसी दाम में बेचा तो 20% का लाभ हुआ, यानी कि 100% का सामान जो है बेच कितने में रहा है, तो 120% में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 120% में बेच रहा है।
लेकिन बोला कि जिस वस्तु का अंकित मूल्य जितना अंकित किया जाता है उस पर 10% का छूट देता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/10 होगा। यानी कि 10 यूनिट के कोई सामान पर 1 यूनिट का छूट देता है। यानी कि हमें मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 यूनिट का कोई अंकित मूल्य है उस पर 1 यूनिट का छूट देकर बेच देता है। यानी कि बेचता कितने में, 9 यूनिट में बेचता है। टोटल कितने परसेंट में बेच रहा है, 120% में बेच रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है 9 यूनिट का वैल्यू कितना, 120। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या करेंगे, 120/9। हमें क्या चाहिए, मार्क्ड प्राइस का परसेंट वैल्यू चाहिए। तो मार्क्ड प्राइस कितने यूनिट था, तो 10 यूनिट था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मार्क्ड प्राइस का यहाँ पर परसेंट वैल्यू आ जाएगा। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 400/3% बराबर आपका कितना है, 4,000 रुपये। यानी कि इतने परसेंट के बराबर जो है कितना वैल्यू है, 4,000 रुपये वैल्यू है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 400 से 4,000 काटेंगे तो 10 बार में चला जाएगा। यानी कि 1% का वैल्यू आपका कितना आ गया, 30 आ गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो 100% था। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100% था। तो 1% का वैल्यू अगर 3,000 है तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 में 100 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो 3,000 रुपये था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ये तो आपका हो गया टोटल बेसिक तरीका से। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जो है आपको जो है कितने में बेचा गया, 40,000 में बेचा गया। और उस पर जो है यहाँ पर जो है उसे जो है कितना जो है लाभ होता है। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है लाभ नहीं देखेंगे, पहले डिस्काउंट देखेंगे। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, इस 4,000 रुपये में 10% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि 100% का कोई सामान उसे जो है बेच कितने में रहा, 90% में बेच रहा है। और जो उसे लाभ कितने का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि 100% का सामान 120% में बेचा जा रहा है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर से आपका सीपी निकल जाएगा। आपको इतना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर डायरेक्ट आपका सीपी निकल जाएगा। हल कर लेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 4,000 को तो कितना बार में चला जाएगा, 1,000 बार में। तो 1 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,000 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक लाइन में आंसर आ गया। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया है कि स्कोर इन ईच मैच, मतलब प्रत्येक मैचों में क्या दी गई है, सभी स्कोर यानी कि अंकों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसके अंकों का विस्तार यानी कि रेंज क्या होगा। तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, रेंज निकालने का तरीका होता है जो भी सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्कोर है और जो सबसे छोटा स्कोर है उनका अंतर, उनका डिफरेंस ही क्या होता है, रेंज होता है। क्या होता है, रेंज होता है। तो यहाँ पर अगर आपको नंबर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर आपको नंबर सारा लिख देता। तो ये जो है पहले मैच में 10 रन बनाते हैं, दूसरे मैच में आपके यहाँ पर 23 रन बनाते हैं, तीसरे मैच में आपके यहाँ पर 45 रन बनाते हैं, चौथे मैच में आपके यहाँ पर 15 रन बनाते हैं और पाँचवें मैच में आपके यहाँ पर 63 रन बनाते हैं और छठे मैच में आपके यहाँ पर 42 रन बनाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सभी 6 मैचों का आपका स्कोर हो गया। तो यहाँ पर रेंज निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी स्कोर जो है कौन सा है, 63 है, जो कि 5वां मैच में मारा गया था। सबसे जो है कम रन किस में मारा गया था, पहला मैच में, कितना, 10। और दोनों का डिफरेंस ही क्या बनेगा, रेंज बनेगा। तो यहाँ पर 63 - 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। यानी कि इन 6 मैचों का रेंज कितना है, तो 53 यानी कि 53 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई चार्ट 2017 और 2018 में चावल बाजार में कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी दिखाते हैं। फिर बोला गया कि 2017 में कंपनी ए की बिक्री का मूल्य 40 लाख था। यदि 2018 में इसकी बिक्री में 25% की वृद्धि हुई तो 2018 में कंपनी बी की बिक्री का लगभग मूल्य क्या था, ये आपसे
पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है 2017 में, किसमें, 2017 साल में बोला गया कि एक कंपनी द्वारा जो है कितने की बिक्री की गई, तो 40 लाख की बिक्री की गई। कितने लाख की? 40 लाख की बिक्री की गई। लेकिन बोला गया कि ए का जो 2017 में बिक्री था वो 2018 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, तो उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। ये आपसे बोला जा रहा है। तो 2018 में जो है ए के द्वारा जो है ए कंपनी के द्वारा अगर 40 लाख में 25% की बिक्री होती, 25% की वृद्धि होती है, तो 2018 में कंपनी ए के द्वारा कितनी बिक्री की जाएगी। तो अगर पहले 40 लाख था, 40 लाख में 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 लाख होगा। 40 लाख का 25% कितना होता है? 10 लाख। 40 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 लाख। यानी कि 2018 में बढ़कर जो है बिक्री कितनी हो जाती है? एक की 50 लाख हो जाती है। तो 2018 में ए की बिक्री जो है कितने प्रतिशत की थी? तो यहाँ पर 27% की थी। ए की जो है कुल बिक्री 2018 में ए कंपनी के द्वारा कुल बिक्री 27% की थी। यानी कि 27% का वैल्यू जो है कितना है? 50 लाख है। 27% का वैल्यू कितना है? 50 लाख है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बी कंपनी के द्वारा कितनी बिक्री की गई थी, तो बी कंपनी के द्वारा 7% की बिक्री की गई थी। तो यहाँ पर 27% का वैल्यू दिया गया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू हो जाएगा 50/27। हमें निकालना क्या है? बी का वैल्यू निकालना है। तो 1% का वैल्यू 50/27। तो 7% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ 7 से गुना करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा? 7% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 350/27 लाख होगा। आंसर आपका पॉइंट में है, तो पॉइंट में यहाँ पर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 27 1 आपका 80 हो जाएगा। तो 27 दूनी 54, यानी कि 12.9 के समथिंग आएगा। तो 12.9 जो है यहाँ पर आपका एकमात्र ऑप्शन नंबर 3 में जो कि आपका आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। 12 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 96 लाख यहाँ पर आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, तो 6:7 है। फिर बोला गया कि यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 20% और 10% है तो नया अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि बॉयज और गर्ल यानी कि लड़की और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, तो 6:7 है। तो यहाँ पर हमें परसेंट का वैल्यू आसानी से निकालने के लिए दोनों टोटल जो है रेशियो में क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। तो 6 में 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 7 में 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया ताकि आगे जो है परसेंट का वैल्यू आसानी से निकाल सके हम लोग, इसलिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर पूरे रेशियो में यानी कि पूरे अनुपात में 10 से गुना कर दिया। तो 6 में 10 गुना करेंगे तो 60, 7 में 10 गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला गया कि लड़कों में क्या होता है? 20% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले जो है बॉयज यानी कि लड़के कितने थे, तो 60 यूनिट थे। तो 60 यूनिट में अगर 20% की वृद्धि होगा यानी कि 60 का 20% कितना होता है? 12। तो 60 में 12 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 72। फिर बोला गया कि लड़कियों में जो है कितने की वृद्धि होती है, तो लड़कियों में 10% की वृद्धि होती है। तो 70 का 10% कितना होता है? 7। 70 में 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो गया? 72:77। कितना हो गया? 72:77 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिना किसी स्टॉप लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टॉप पर रुके एक बस की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वह स्टॉपों पर रुकती है
तब इसकी चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति घंटे बस जो है कितने मिनट के लिए रुकती है, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो चाल दिया गया था कि बिना रुके जब चलती है तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि दिया गया कितना, यहाँ पर दिया गया है कि अगर 70 किलोमीटर जो है एक घंटा में अगर उसकी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब कि एक घंटा में 70 किलोमीटर जाता है। यानी कि 70 किलोमीटर जो है कितने मिनट में ट्रैवल करता है, तो 60 मिनट में ट्रैवल करता है। एक घंटे में 70 किलोमीटर, तो एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। यानी कि 70 किलोमीटर 60 मिनट में तय करता है। तो यहाँ पर से निकाल सकते हैं कि 1 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा, तो 1 किलोमीटर 60/70 मिनट में तय करेगा। हमें चाहिए क्या कि 56 किलोमीटर कितना समय में तय करेगा, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 56 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 0 7 8 56, 8 6 का आपका कितना हो जाएगा 48 मिनट। यानी कि 56 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेता है, तो 28 मिनट में तय कर लेता है। यानी कि उसने जो है कितना समय जो है क्या हुआ होगा, रुका होगा स्टॉप पर। तो कुल समय तो 60 मिनट ले लेता है, लेकिन चलता है कितने समय, 48 मिनट ही चलता है। यानी कि 60 में 48 मिनट चलता है, तो कितने मिनट रुकता होगा, तो 60 - 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 मिनट। यानी कि बस जो है 12 मिनट स्टॉपों पर रुकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि खोखले तांबे का पाइप 22 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 3 सेंटीमीटर है और लोहे का वजन 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाइप का भार निम्न में से निकटतम कितना होगा। यानी कि आपसे जो वैल्यू पूछा जा रहा है किस में पूछा जा रहा है, अप्रॉक्स में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि एक क्या है, पाइप है। पाइप जो है कैसा होता है, एक बेलन आकार का होता है। पाइप कैसा होता है, बेलन आकार का होता है। तो ये आपका क्या है, बेलन है। और ये जो है ये आपका क्या है, एक तरीके से पाइप है। पाइप कैसा होता है, खोखला होता है। पाइप कैसा होता है, खोखला होता है। तो यहाँ पर खोखले नुमाकार का यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका ये मिल गया, ये आपका यहाँ पर मिल गया। तो ये आपका क्या हो गया, पाइप हो गया। तो यहाँ पर से बोला गया कि इस पाइप की जो लंबाई है, यानी कि इस पाइप का टोटल जो हाइट कितने सेंटीमीटर है, तो 22 सेंटीमीटर है। इसका जो है हाइट कितना सेंटीमीटर है, तो 22 सेंटीमीटर है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और बोला गया कि इसका बाहरी व्यास, यानी कि ये बाहरी सर्कल का रेडियस जो है कितना सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर व्यास दिया गया 28 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर अगर 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास की आधा यानी कि 14 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर आपका बाहरी वृत्त की जो है त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आपसे बोला गया कि इस जो है पाइप की मोटाई कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की मोटाई 3 सेंटीमीटर हो सकती है, तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये टोटल आपका 14 है, उसमें से मोटाई आपकी 3 है। तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 - 3 यानी कि 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें अब सब चीज़ की वैल्यू पता चल गई। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उस पाइप का भार निकाल सकते हैं। भार हमेशा भार जो है किस पर निकाली जाएगी, यहाँ पर बोला जा रहा है प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि सेंटीमीटर क्यूब है तो क्या किस पर निकलेगा, वॉल्यूम पर भार निकलेगा, यानी कि आयतन पर भार निकलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, इस जो है पाइप का आयतन निकालना होगा। तो पाइप कैसा है, बेलन के आकार का। तो बेलन के आकार का यानी कि बेलन का जो है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो πr² होता है। क्या होता है आपका, πr² होता है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सारा आपका आंसर आ जाएगा। पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। ये जो है आपकी यहाँ पर ऊंचाई जो है कितना दिया गया, 22 सेंटीमीटर दिया गया, तो इंटू 22। और जो त्रिज्या होगी वो क्या होगा, इन दोनों का यानी कि बाहरी त्रिज्या और अंतः त्रिज्या के दोनों के स्क्वायर का अंतर यहाँ पर आपका r² होगा। तो दोनों की त्रिज्याओं का स्क्वायर का अंतर कितना हो जाएगा, तो बाहरी त्रिज्या 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196।
अंतर त्रिज्या कितनी हो गई 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121, दोनों का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 5, यहाँ पर 7 दूनी 9 यानी कि 75 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 75 से गुना कर देंगे। ये तो आपका हो गया वॉल्यूम हो गया इस पाइप का, लेकिन हमें वजन चाहिए। तो वजन जो है 1 ग्राम का बोल रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का बोल रहा है कि 8.5 ग्राम है। एक सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम के 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये 8.5 ग्राम बोल रहा है। तो ये टोटल वॉल्यूम का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे 1 ग्राम वाले वजन से गुना कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन ये जो आपका वजन आएगा किस में आएगा ग्राम में आएगा, किस में आएगा ग्राम में आएगा। हमें चाहिए किस में केजी में, क्योंकि जो भी आपका आंसर दिया गया है किस में है केजी में दिया गया है। तो ये जो आपका आंसर आएगा किस में आएगा ग्राम में आएगा। तो ग्राम को हमें क्या करना है केजी में चेंज करना है, यानी कि पूरे को क्या करना होगा 1000 से भाग देना होगा, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो क्या करेंगे टोटल को जो है 1000 से भाग दे देंगे, कितना से 1000 से भाग दे देंगे। 1000 आपका एक एक्स्ट्रा सुना हो गया। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे भी तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 25 दिया 75, 25 चौक 100 यानी कि 40 बार में चला जाएगा। यहाँ पर आप काटेंगे तो 17 पचे 85, 5 से काट लेंगे तो 17 पचे 85, 5 दूनी 10 आपका हो गया। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 बार में, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 20 और यहाँ पर 11 बार में चला जाएगा। अब क्या करेंगे सारा गुना कर लेंगे तो 11 11 121, 121 दिया आपका हो जाता है 363, 363 इंटू 17 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 17 तिया 51, 1 5, 17 छक 2 से अब 5 7 यानी कि 10 17 तिया 51, 51 आ रहा 17 छक 2 से 51 आया आपका कितना हो जाएगा 61, यानी कि टोटल कितना हो गया 6171। नीचे आपका क्या बच जाएगा, नीचे यहाँ पर 7 है यहाँ पर 20 है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 140। और जो हमारा आंसर आएगा वो किस में बोला गया है यहाँ पर निकटतम यानी कि अप्रॉक्स में बोला गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे अप्रॉक्स में आपका वैल्यू आएगा, तो हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 140 से भाग देंगे तो 14 चौक 56 हो जाएगा, यानी कि 560। तो आपका कितना बच गया 560 आपका हो गया 40 यानी कि 57 यानी कि 571। तो फिर से आपका 14 चौक 56 यानी कि लगभग जो आपका अप्रॉक्स कितना केजी आ जाएगा तो 44 केजी आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 व्यक्तियों का औसत भार यानी कि एवरेज वेट जो है कितना है 2.5 केजी बढ़ जाता है। बोला जा रहा है कि 8 व्यक्ति का औसत भार 2.5 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से 75 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नए व्यक्ति का भार क्या है। तो सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति का भार कितना है तो 75 केजी, यानी कि टोटल भार में से यानी कि कुल वजन में से कितना घट गया 75 केजी घट गया। फिर बोला गया कि जब उसके जगह एक नया व्यक्ति आता है तो 8 व्यक्तियों का औसत भार यानी कि एवरेज वेट 2.5 केजी बढ़ जाता है, यानी कि कुल मिलाकर कितना केजी बढ़ गया नया व्यक्ति के आने पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 इंटू 2.5 करेंगे, कितना करेंगे 8 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 4 20 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर कितना केजी बढ़ गया 20 केजी बढ़ गया। तो ये जो आपका क्या हो गया जाने वाले व्यक्ति का वजन हो गया, और नए व्यक्ति के आने के बाद ये जो है कुल वजन में 20 केजी बढ़ जाता है। तो इन दोनों का योग ही क्या होगा उस नए व्यक्ति का वजन होगा, क्या होगा उस नए व्यक्ति का वजन होगा। तो 75 आप 20 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 95 केजी यानी कि 95 केजी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, एक छात्र जिसने दूसरे से 20 अंक अधिक प्राप्त किए उसके अंक दोनों अंकों के योग के 60% के बराबर थे, तो उसका स्कोर क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जिसका उस छात्र का स्कोर पूछा जा रहा है जिस छात्र का 60% कुल स्कोर का है। यानी कि यहाँ पर से अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो टोटल कितने स्टूडेंट है 2 स्टूडेंट है, उसमें से बोला गया कि एक स्टूडेंट के दोनों स्टूडेंट के कुल मार्क का 60% प्राप्त होता है। तो दोनों का कुल मार्क जो है कितना किसी भी
किसी भी व्यक्ति का नंबर जो है खुद में जो है कितने दोनों का योग जो है खुद में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। उनमें से बोला गया है कि एक जो है 60% अंक प्राप्त कर लेता है। तो टोटल जो है 100% अंक दोनों मिलकर प्राप्त करते हैं। तो एक 60% अंक प्राप्त कर लिया तो दूसरे कितना प्राप्त किया होगा, 40% अंक प्राप्त किया होगा। तो दोनों का जो है रेशियो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, दोनों का जो यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो में चेंज कर लेंगे। तो रेशियो में चेंज करेंगे तो परसेंट से परसेंट चला गया, 20 से काटेंगे तो 20 तिया 60, 20 दूनी 40 हो गया। यानी कि पहले व्यक्ति को 3 यूनिट मार्क मिलता है यानी कि अंक मिलता है, तो दूसरे व्यक्ति को 2 यूनिट अंक मिलता है। तो दोनों के जो है अंकों के यूनिट में अंतर कितना हो जाएगा, तो एक 3 यूनिट है दूसरा 2 यूनिट है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है, तो 1 यूनिट। आ रही इस 1 यूनिट का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया गया, तो 20 अंक दिया गया। यानी कि इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना नंबर है, तो 20 नंबर है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उसका स्कोर क्या था, कौन से व्यक्ति का, इस पहले वाले व्यक्ति का स्कोर क्या था। तो पहले वाले व्यक्ति का स्कोर कितना था, 3 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 नंबर है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 में 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। यानी कि उस व्यक्ति को कितना अंक प्राप्त हुआ है, तो 60 नंबर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5% प्रतिवर्ष की दर से 360 का साधारण ब्याज 72 रुपये प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में 72 रुपये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि प्रति वर्ष जो है कितने की दर से ब्याज लगता है, तो 5% की दर से ब्याज लगता है। तो 360 रुपये का 5% कितना होगा, तो 360 का 5%, 360 का 10% 36 होता है, उसका 5% यानी कि 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि 360 का 5% कितने रुपया होता है, 18 रुपये। यानी कि एक साल में 5% की दर से 18 रुपये उसे ब्याज मिलता है। तो बोला जा रहा है कि टोटल ब्याज कितना मिला, 72 रुपये ब्याज मिला। तो अगर एक साल में 18 रुपये ब्याज मिलता है तो 72 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए उसे कितने साल पर जो है ब्याज लगाना होगा। तो एक साल में अगर 18 रुपये ब्याज मिलता है तो अगर वो राशि 4 सालों तक ब्याज पर लगाता है तो कितना मिल जाएगा, 72 रुपये उसे ब्याज मिल जाएगा। यानी कि ये आपका टाइम कितना है, 4 साल है। कितने साल का टाइम है, 4 साल का टाइम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 20 सेकेंड में एक पोल से गुजरती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की गति क्या होगी, और जो आपकी गति है किसमें है, सारा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन का गति यानी कि चाल बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है। तो चाल बराबर आपका हो जाता है दूरी बटा समय। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है दूरी कितना दिया गया है, तो 400 मीटर दिया गया। कितना दूरी दिया गया, 400 मीटर दिया गया। समय कितना लेता है इस दूरी को तय करने में, तो 20 सेकेंड का समय लेता है। तो ये जो आपका चाल आएगा किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में चाल आएगा, लेकिन हमें निकालना किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो मीटर पर सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना किया जाता है, तो 18/5 से गुना किया जाता है। मीटर प्रति सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 से काटेंगे 400 को तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में। 5 से 20 को तो 4 बार में चला जाएगा। 18 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी आपकी किसकी, उस ट्रेन की चाल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 27 वस्तुओं का लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया कि 27 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि 27 वस्तु का सीपी 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यानी कि 18 वस्तुओं का एसपी क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना बार में चला जाएगा, 9 दूनी 18,
9 तिया 27 हो जाएगा। CP बाई SP कितना हो जाएगा आपका, यानी कि क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2/3, यानी कि एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है तो 2 यूनिट, और ये उसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है तो 3 यूनिट। तो यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि किसी वस्तु को 2 यूनिट में खरीदता है और 3 यूनिट में बेच देता है। किसी वस्तु को 2 यूनिट में खरीदता है और 3 यूनिट में बेच देता है, यानी कि 2 का सामान 3 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। और प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य यानी कि CP पर निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है 2 यूनिट, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 100 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 50 बार में, यानी कि कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है तो 50% का लाभ होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 15 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है 9 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाइट और स्लांट हाइट में अंतर क्या होता है। तो ये जो आपका क्या बन गया, एक कोण बन गया, यानी कि एक आपका शंकु बन गया। तो ये जो आपका इधर ये जो आपका दिख रहा है हाइपोटेनस की तरह, ये जो मैंने आपको ये ड्रा किया, ये आपका क्या होता है स्लांट हाइट होता है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई कह सकते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है 15 मीटर दी गई है, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका लाइन जो दिख रहा है ये आपका क्या होता है हाइट यानी कि ऊंचाई होता है। तो ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 9 मीटर दी गई है। तो हमें जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, इस शंकु का रेडियस चाहिए, यानी कि ये लंबाई हमें निकालनी होगी। तो ये जो है क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 15 सेंटीमीटर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये बेस जो है आपका कितना हो जाएगा, तो आपको हाइपोटेनस थ्योरम पता होना चाहिए। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, यानी कि 225 में 81 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। 144 किसका स्क्वायर होता है तो 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि शंकु का रेडियस कितना आ गया तो 12 मीटर आ गया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया निकालने का शंकु का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर यल होता है। किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होते हैं पाई आर यल होते हैं। यल जो है किसे कहा जाता है, स्लांट हाइट को ही यल से हमेशा डिनोट किया जाता है, यानी कि इस तिरछी ऊंचाई को ही यल कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सभी वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या यानी कि रेडियस यहाँ पर हल करने पर कितना आया तो 12 मीटर आया, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया 15 मीटर, तो 15 से गुना कर लेंगे, हल करेंगे, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। पाई को हमें क्या करना है, पाई को तोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पर सभी पाई ऑप्शन में आपका दिया गया। तो पाई को क्या लिखेंगे, पाई को यहाँ पर पाई रहने देंगे। तो 12 × 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 × 25 = 60, 120 × 60 180 पाई मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी क्रमशः 40 दिन और 16 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। फिर बोला कि ए ने अकेले कार्य शुरू किया और फिर 12 दिनों के बाद बी ने कार्य पूरा होने तक ए के साथ काम किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी के कार्य में शामिल होने के बाद कार्य कितने समय तक चला, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे ए और बी की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ए जो है कुल जो है अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है तो 40 दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है। बी जो है अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है तो 16 दिनों में काम कर सकता है। यहाँ पर क्या करेंगे 40 और 16 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो 40 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 80। 80 को 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2। 80 को 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि ए जो है 2 की कार्य क्षमता से काम करता है और बी जो है उसी काम को 5 की कार्य क्षमता से काम करता है। तो यहाँ पर बोला गया कि ए ने जो अकेले पहले काम शुरू किया, कितने दिनों तक काम किया 12 दिनों तक काम किया। यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है
ये जो है एक दिन में कितना काम करता है, तो 2 काम करता है। और कितने दिनों तक उसने जो है काम किया, तो 12 दिनों तक काम किया। तो अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 12 दिनों में उसने कितना काम कर लिया होगा, 12 दूनी 24 काम कर लिया होगा। ये अगर एक दिन में 2 काम करता है तो कुल काम 12 दिनों में 12 दूनी 24 काम इन्हें कर लिया होगा। टोटल काम करना कितना होता है, ये जो आपका एलसीएम होता है वही आपका कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क होता है। तो 80 काम में से 24 काम क्या किया, ए ने कर लिया। तो बचा हुआ काम कितना है, तो 80 माइनस 24 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यानी कि 56 काम अभी भी क्या करना है, अभी भी जो है बाकी है। तो बोला गया कि अब जो है बी के साथ मतलब ए के साथ जो है बी भी अब क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है। यानी कि इस 56 काम को ए और बी अब दोनों मिलकर करेंगे। तो ए जो है कितने की काम करेगा, ए जो एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 और 2 7 काम करेंगे। टोटल कितना काम करना है, 56 काम करना है। तो 56 काम अगर पूरा करना है एक दिन में, अगर 7 काम करते हैं तो 56 को 7 से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, जो कि बी के द्वारा किया गया था, जितने दिनों तक बी के द्वारा किया गया था। तो 7 से 56 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में। यानी कि बी ने 8 दिनों तक कार्य किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि यक्स की राय में उसका भार जो है 60 केजी से अधिक है लेकिन 68 केजी से कम है। यानी कि यक्स के हिसाब से बोला गया कि उसका भार जो है 60 केजी से अधिक लेकिन 68 केजी से कम है। फिर बोला गया कि वाई उसमें सहमत नहीं है और कहता है कि यक्स का भार 62 केजी से अधिक लेकिन 70 केजी से कम है। ये जो है वाई के द्वारा बोला गया। फिर बोला गया कि यक्स की मां का मानना है कि यक्स का भार 64 किलो से अधिक है। फिर बोला गया कि यदि वे सभी अपने अनुमान में सही है तो यक्स के विभिन्न संभावित भार का औसत यानी कि एवरेज क्या है। यदि भार एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि सबसे पहला लाइन में बोला गया कि यक्स का भार जो है 60 केजी से अधिक लेकिन 68 केजी से कम है। तो यक्स के जो है कौन कितने कितने केजी का भार होने की संभावना है। तो यहाँ पर जो है 60 से अधिक यानी कि 61 केजी भी हो सकता है, 62 केजी भी हो सकता है, 63 केजी भी हो सकता है, 64 भी आपका हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है। 68 नहीं होगा क्योंकि बोला गया कि 68 से कम है। यानी कि इतना जो है ये सारा भार यक्स का हो सकता है यक्स के राय में। फिर बोला गया कि वाई के हिसाब से यक्स का जो भार है वह 62 से अधिक है और 70 से कम है। यानी कि उसके हिसाब से उसका भार जो है 63 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है और 69 भी हो सकता है। ये वाई के हिसाब से यक्स का भार है। फिर बोला गया कि यक्स के माँ का यानी कि मदर का मानना है यक्स का कि उसका भार जो है 64 किलो से अधिक है। यानी कि उसका भार जो है क्या हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है, 69 भी हो सकता है, इसके आगे अनंत तक हो सकता है उसका भार। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों स्थितियों में कौन सा भार जो है क्या हो रहा है, संभावित हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर यक्स के अनुसार जो है भार, यक्स के अनुसार जो है भार जो है यहाँ पर 65 यक्स के अनुसार भी उसका भार हो सकता है, वाई के अनुसार भी उसका भार जो है यक्स का भार 65 हो सकता है और यक्स के माँ के आधार पर भी उसका भार 65 हो सकता है। उसके बाद उसका भार 66 भी हो सकता है यक्स के आधार पर, वाई के आधार पर भी और उसके माँ के आधार पर भी। फिर जो है 67 भी हो सकता है यक्स के आधार पर भी, वाई के आधार पर भी यक्स का भार और उसके माँ के आधार पर भी उसका भार जो है 67 हो सकता है। यानी कि तीनों
के आधार पर अगर माने तो इन तीनों वजन में से कोई वजन हो सकता है। तो इसका यक्स का भार जो है इन तीनों वजनों में से कोई एक से हो सकता है। तो इन्हीं तीनों वजनों का क्या पूछा जा रहा है आपसे, औसत यानी कि एवरेज पूछा जा रहा है। तो इन तीनों का क्या करेंगे, पहले योग निकालेंगे। तो कितना योग आ जाएगा आपका, 7 6 13, 13 5 18, हाथ में 1 6 18 1 19, यानी कि टोटल जो है उसकी उम्र का योग यहाँ पर जो है कितना हो गया 198। एवरेज चाहिए तो टोटल कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, यानी कि उसके जो है संभावित भार का औसत यानी कि एवरेज कितना है, तो 66 यानी कि 66 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में 3:4:5 के अनुपात में 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये के सिक्के हैं। यानी कि ये जो रेशियो दिया गया है उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है। तो इसे क्या करेंगे, यक्स सभी जगह पुट कर देंगे ताकि आगे हल करने में परेशानी ना। इसे 3x 4x 5x मान लेंगे कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या 3x है, 50 पैसे के 4x है, 1 रुपये के 5x है। यहाँ पर जो आपका सब पैसा में दिया गया, जो भी आपका पैसा उसे क्या करेंगे, रुपया में चेंज कर लेंगे। जैसे 25 पैसा को रुपया में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 रुपये। अगर 25 पैसा है, 25 पैसे को रुपये में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 25 पैसे के रुपये का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा रुपये में 1/4, यानी कि 25 पैसे को 1/4 रुपया बोल सकते हैं। तो 25 पैसा कितना हो गया, 1/4 रुपया। उसी तरीके से 50 पैसा कितना हो गया, 1/2 रुपया। 1 रुपया तो पहले से ही रुपया में है। तो फिर आगे देखेंगे, आगे बोला गया कि यदि सभी का कुल मूल्य यानी कि कुल रुपये का टोटल मूल्य जो है कितना, 31 रुपये। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया गया टोटल रुपये दिया गया। तो यहाँ पर बोला गया कि 25 पैसे यानी कि 25 पैसे कितना, 1/4 रुपये। तो 1/4 रुपये के सिक्के कितने हैं, 3x सिक्के हैं। तो टोटल रुपये निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल अगर जो है 1 रुपये, उस रुपये का मूल्य कितना है, 1/4 रुपये। टोटल उस रुपये के जो है कितने सिक्के, 3x सिक्के। तो कुल मूल्य निकालने के लिए 1/4 × 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 50 पैसे जो है कितने रुपये, तो 1/2 रुपये। तो 1/2 रुपये के जो है सिक्कों की संख्या कितनी है, 4x है। तो कुल रुपये निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 × 4x करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4x/2 रुपये टोटल रुपये। फिर यहाँ पर क्या है, 1 रुपये। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5x है। तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। 1 × 5x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, रुपये हो गए। तीनों का योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल रुपये यानी कि कुल रुपये हो जाएंगे। टोटल रुपये यहाँ पर कितना दिया गया, 31 रुपया दिया गया, यानी कि 31 रुपया दिया गया। यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर यक्स की संख्या निकालेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 4। तो 3x + 4 दूनी 8x और 5 चौक 20x बराबर कितना है, 31। आपका हो जाएगा 8 3 11 11 20 कितना हो गया, 31x/4 = कितना हो गया, 31। 31 से 31 चला गया तो x बराबर आपका कितना हो गया, 4। x बराबर आपका कितना हो गया, 4। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि एक बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो 1 रुपये के कितने सिक्के थे, तो 5x सिक्के थे। 1 रुपये के कितने सिक्के थे, तो 5x सिक्के थे। तो x का मान अगर 4 है तो x का मान अगर यहाँ पर 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी, तो 20 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक राशि 2 वर्ष में 720 रुपये और 3 वर्ष में 792 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। ये जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, परीक्षाओं में क्वेश्चन में दिया गया था, जो आपका ब्याज है वो कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। यानी कि आपका जो रेट पूछा जा रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रेट यानी कि दर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न में जब ये जो आपका ब्याज है वो कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में छूट गया है, लेकिन आपका क्या था, कैसा था, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज था। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि जब भी इस तरीके के प्रश्न में जब समय का अंतर 1 साल हो
और दोनों जगह अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया गया हो और आपसे रेट पूछे, क्या पूछे, रेट यानी कि दर पूछे। जब भी आपका समय का अंतर अगर 1 साल हो और वहाँ पर अमाउंट दिया हुआ रहे और आपसे रेट पूछे तो देख करना कुछ नहीं है, दोनों अमाउंट यानी कि दोनों मिश्र धन का पहले क्या करेंगे, अंतर यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। तो दोनों मिश्र धन का अंतर कितना हो जाएगा, तो 792 माइनस 720 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 792 माइनस 720 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। और जो आपका 2 साल का अमाउंट था, जो आपका सबसे कम अमाउंट था, उसके क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, रेट यानी कि दर आ जाएगा। तो ये जो है सबसे आसान तरीका होता है इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सुनना सुना चला गया, 72 चला गया, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 10% यानी कि 10% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 120 पुरुष 30 दिनों में 720 केजी चावल की खपत करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 90 पुरुष 270 केजी चावल की खपत कितने दिनों में कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि मैन इंटू डेज इंटू आवर बाई आपका क्या हो जाता है, वर्क, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या इंटू घंटों की संख्या बटा कामों की संख्या होती है। बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूसरे आदमियों की संख्या, दूसरे दिनों की संख्या, दूसरे घंटों की संख्या बटा दूसरे कामों की संख्या। ये आपका क्या हो जाता है, MDH फार्मूला होता है, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि टोटल जो है कितने लोग काम करते हैं, तो 120 पुरुष काम करते हैं। कितने दिनों में काम करते हैं, तो 30 दिनों में काम करते हैं। कितने चावल खा जाते हैं, यानी कि 720 केजी चावल खा जाते हैं। तो ये 720 केजी जो चावल खाते हुए आपका क्या है, वर्क है, यानी कि काम है। तो 720 आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। घंटा अगर नहीं भी दिया गया है, यानी कि घंटों की संख्या नहीं भी दी गई है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके बिना भी हम इस फार्मूला पे वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू दे देंगे। दूसरे आदमी कितने, दूसरे उसी काम में दूसरे आदमियों की संख्या कितनी है, 90। कितना केजी चावल खाते, 270। दिनों की संख्या में निकालनी है, यानी कि डेज निकालना है। यहाँ पर हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते, तो 9 तिया 27, 12 छक 72, 6 पचे 30 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, D इक्वल टू 5 तिया 15 डेज आ जाएंगे। यानी कि 90 पुरुष 270 केजी चावल कितने दिनों में खा लेंगे, तो 15 दिनों में खा लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक शंकु बनाने के लिए भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। तो इस तरह बने शंकु यानी कि कोण का वॉल्यूम क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक कैसा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में बोला गया है कि एक जो है ये क्या है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है। ये जो है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो इसे क्या किया है, परत बनाकर, यानी कि समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर को परित घुमाया जाता है। तो क्या बना दिया जाता है, शंकु बना दिया जाता है, यानी कि कोण बना दिया जाता है। ये आपका क्या बन जाता है, एक तरीके से कोण यानी कि शंकु बन जाता है। तो यहाँ पर से इस शंकु का एक तरीके से ये 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, हाइट हो गया। इस शंकु का क्या बन गया, ये 12 सेंटीमीटर शंकु का हाइट बन गया। और ये जो आपका क्या बन गया, ये 5 सेंटीमीटर इस शंकु का क्या बन गया, रेडियस बन गया। तो अब हमें हाइट यानी कि ऊंचाई भी पता है, त्रिज्या की भी लंबाई पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/3 पाई आपका सभी ऑप्शन में दिया गया, तो पाई को तोड़ेंगे नहीं, तो 1/3 पाई
आर कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर करना यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 पच्चीस 25, इंटू क्या करेंगे एच यानी कि इस शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो इंटू 12 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, हल करेंगे यहाँ पर 3 चौक 12, 25 चौक 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, उस शंकु का वॉल्यूम यानी कि उस कोण का आयतन होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आर्ट गैलरी द्वारा जो है बेचे जाने वाले पेंटिंग्स की संख्या को दर्शाते, ये सारा जो है जनवरी से लेकर मई जून तक जो है आपका क्या है पेंटिंग्स की संख्या को, बेची गई पेंटिंग्स की संख्या को दर्शाती है। फिर बोला गया कि 7 महीने में, आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 7 महीने में 90 के औसत के लिए जुलाई में कितने पेंटिंग को बेचने की आवश्यकता है। तो ये जो टोटल जो है बेचा गया, ये ग्राफ में टोटल जो है 6 महीने का यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो औसत दिया गया 7 महीने में कुल बेचे गए जो है पेंटिंग्स की संख्याओं का औसत दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या निकालेंगे, उन 7 महीने को बेची गई पेंटिंग्स की संख्या निकालेंगे। तो अगर एक महीने में मान लीजिए औसतन 90 है, कुल पेंटिंग निकालने के लिए क्या करेंगे 7 × 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 630, यानी कि उन 7 महीनों में कुल मिलाकर 630 पेंटिंग्स बेची गई थी, ये क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी क्या करेंगे यहाँ पर सारा जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 95 आपका है, तो यहाँ पर जनवरी में 95 है, फिर फरवरी में आपका कितना है, फरवरी में आपका 78 है। यहाँ पर क्या करेंगे सभी को जोड़ते जाएंगे तो फरवरी में आपका 78 है, मार्च में आपका 97 है, अप्रैल में आपका कितना 110 है, मई में आपका 60 हो जाता है और जनवरी में आपका कितना हो जाता है 80। तो सभी को क्या करेंगे यहाँ पर सभी को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ने पर आपका आ जाएगा 8 5 13 7 आपका 20 हो जाएगा, तो 0 2 916 16 और 9 आपका हो जाता है 9 6 15 25 25 11 आपका 36 36 अच्छी आपका कितना हो गया 36 अच्छी आपका 42 8 50 50 और 2 आपका कितना हो जाएगा 52, यानी कि उन 6 महीनों में कुल मिलाकर 520 पेंटिंग बेची जाती है। ये आपका क्या है टोटल 7 महीने की बेची गई पेंटिंग है। तो 7 महीने के कुल बेची गई पेंटिंग में से 6 महीने की पेंटिंग को अगर घटा दे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 630 माइनस 520 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 110, यानी कि उस 7वें महीने में यानी कि 7th मंथ में आपका जो है कितना पेंटिंग बेचा गया था, तो 110 पेंटिंग बेचा गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।